नमस्कार, जनता टीवी देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ दीक्षा शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। हल्द्वानी से आ रहे इस वक्त की बड़ी खबर आपको बोलता है, हल्द्वानी दौरे पर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तिरंगा यात्रा में शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हल्द्वानी से आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा और मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। सुबह करीब 8:30 बजे, 1 घंटे बाद अब से तिरंगा यात्रा शुरू होती नजर आएगी, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तिरंगा यात्रा में तो शामिल होंगे ही, लेकिन कार्यक्रम को भी संबोधित करते नजर आ सकते हैं। आपको बताएं कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना को नमन करने के लिए, उन्हें शौर्य को नमन करने के लिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है और आज हल्द्वानी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद रहेंगे, जहां पर करीब सुबह 8:30 बजे तिरंगा यात्रा में शिरकत करते नजर आने वाले हैं मुख्यमंत्री। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। मिनी स्टेडियम से शहीद पार्क तक निकाली जाएगी ये तिरंगा यात्रा और साथ ही मुख्यमंत्री के साथ कई अधिकारी और नेता भी शामिल होते नजर आएंगे। आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का हल्द्वानी दौरा और ऐसे में तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे और साथ ही एक कड़ा संदेश पाकिस्तान को भी देंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरंगा यात्रा में बड़ी संख्या में लोगों के शामिल होने का अनुमान है। सुबह करीब 8:30 बजे तिरंगा यात्रा शुरू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस तिरंगा यात्रा में शामिल होते हुए नजर आएंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तिरंगा यात्रा ऑपरेशन सिंदूर के बाद निकाली जा रही है प्रदेश भर में, और इतना ही नहीं, लगातार बीजेपी के कई नेता और अधिकारी तिरंगा यात्रा में शामिल होते नजर आते हैं। बढ़ेंगे आगे। राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। ये बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई। इस दौरान प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही अहम प्रस्तावों पर मुहर भी लगी। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में धामी कैबिनेट की अहम बैठक हुई है। यह बैठक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित की गई है। धामी कैबिनेट की बैठक में उत्तराखंड सरकार के मंत्री मौजूद रहे। मीटिंग में प्रदेश से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई, साथ ही अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है। तो उधर कांग्रेस नेता हरीश रावत ने सपा सांसद रामगोपाल यादव के विंग कमांडर व्योमिका सिंह और एयर मार्शल ए.के. भारती पर दिए गए बयान पर प्रतिक्रिया जाहिर की। साथ ही उन्होंने कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण है उन बेटियों को जिनको देश अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बैठा रहा है। आप उनके जाति और धर्म को लेकर अपनी राय बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं। ये बहुत निंदनीय कार्य है। चाहे सूफिया जी पे की गई टिप्पणी हो या दूसरी टिप्पणी हो, ये सारी टिप्पणियां दुर्भाग्यपूर्ण है। और आप उन बेटियों को जिनको देश अपने सम्मान के प्रतीक के रूप में दुनिया के सामने अपना पक्ष रखने के लिए बिठा रहा है, आप उनको लेकर के उनके जाति धर्म उसको लेकर के अपनी राय बनाते हैं और उसको सोशल मीडिया पर जाहिर करते हैं, दुनिया के सामने लाते हैं। तो बहुत निंदनीय कार्य है, बहुत निंदनीय कार्य है। जिस तरीके से सूफिया को ट्रोल किया गया वो भी निंदनीय है, और जिस तरीके से ये टिप्पणी अभी की गई वो टिप्पणी भी दुर्भाग्यपूर्ण है। योगिता को कहा गया है और एक एंटनी को जो एक भारती है उनको यादव कहा गया है, जो रामगोपाल यादव जी। देखिए, अब एक तरफ हम 21वीं सदी की तरफ बढ़ रहे हैं। जाति केवल एक फैक्टर है, एक तथ्य है जो अधिकांश भारतीयों के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन उसको लेकर के आप अपने मन के कुत्सित भावों को प्रकट करते हैं तो फिर वो चीजें विस्फोटक हो जाती हैं। हमेशा यदि आप किसी जाति को लेकर के कोई बात कहते हैं तो वो सम्मानजनक भाव से कही जानी चाहिए, क्योंकि आप व्यक्ति का नहीं, उस जाति का और समूह का भी सम्मान करते हैं। आप कैसे देखते हैं?
ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैंने कहा ये दोनों, सोफिया जी के विषय में भी और दूसरी हमारी बेटी के विषय में भी, दोनों भारत की सम्मान की प्रतीक है। और मैं उन्होंने जिस तरीके से भारत का पक्ष रखा दुनिया के सामने, उसके लिए उनको सैल्यूट करता हूं। तो वही पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले को लेकर कांग्रेस पार्टी की ओर से देश भर में चल रही संविधान बचाओ यात्रा को स्थगित कर दिया गया था, जिसके बाद कांग्रेस के प्रदेश संगठन उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी दी और बताया कि कांग्रेस पार्टी ने देश की जनभावनाओं का सम्मान करते हुए अपनी संविधान बचाओ यात्रा को स्थगित कर दिया था, क्योंकि अब हमने पाकिस्तान पर हमला किया है और उसके सबक सिखाया है। इसलिए राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह फैसला लिया है कि आगामी 20 मई से 30 मई तक पूरे देश भर में संविधान बचाओ यात्रा का पुनः शुभारंभ किया जाएगा। दूर जो भारत की सेना ने पाकिस्तान के खिलाफ चलाया था, अब क्योंकि युद्ध विराम हो गया है, युद्ध विराम के बाद अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने जो कार्यक्रम पूरे देश में स्थगित किए थे, अब दोबारा से आंदोलनात्मक और संगठनात्मक कार्यक्रम पार्टी के चालू हो जाएंगे। उत्तराखंड प्रदेश में हमने संविधान बचाओ रैली राज्य स्तर की देहरादून में कर दी थी। अब पूरे प्रदेश के विधानसभाओं में संविधान बचाओ रैलियों के साथ साथ जय हिंद रैलियां उसमें जोड़ दिया है, क्योंकि भारतीय सेनाओं ने जिस अदम्य साहस का परिचय दिया है, तो अब संविधान बचाओ रैली के साथ जय हिंद हमने कार्यक्रम भी जोड़ दिया है। भारतीय सेना के साहस, शौर्य और उनका जो ऑपरेशन सिंदूर में भूमिका रही है, उसके बारे में संविधान बचाओ रैलियों में भी हम लोग बताएंगे। ये कार्यक्रम हमारे दोबारा शुरू हो गए। प्रदेश के अंदर प्रदेश पार्टी का पक्ष वन नेशन वन इलेक्शन में रखने के लिए पार्टी ने कमेटी का गठन किया है। प्रदेश अध्यक्ष श्री करण महाराज जी की अध्यक्षता में नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य जी, हमारे पूर्व मंत्री नवप्रभात जी और संगठन उपाध्यक्ष मैं स्वयं उस कमेटी के सामने पेश होंगे, जो पार्लियामेंट्री कमेटी आ रही है, और उत्तराखंड कांग्रेस का पक्ष उसके समक्ष रखेंगे। इसके अलावा प्रदेश कांग्रेस ने जो मांग करी थी, मध्य प्रदेश के मिनिस्टर जो विजय शाह हैं, जिन्होंने भारत की बहादुर बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में अभद्र टिप्पणी करी थी, अब तक उसको न तो मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया गया है, न उनकी गिरफ्तारी की गई है, न भारतीय जनता पार्टी ने उनको पार्टी से निकाला है। इससे पूरी भारतीय जनता पार्टी की देश में पोल खुली है कि वो तिरंगे का, भारतीय सेनाओं का कितना सम्मान करती है। हम पुनः आज मांग कर रहे हैं कि तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त किया जाए, उनकी गिरफ्तारी की जाए और हमेशा के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी अपनी पार्टी से निष्कासित करे। और बीजेपी की ओर से सिंदूर सम्मान यात्रा निकाले जाने को लेकर कांग्रेस प्रदेश महामंत्री का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एक और बीजेपी के मंत्री देश की बहादुर बेटी के खिलाफ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ बीजेपी सिंदूर सम्मान यात्रा निकालने की बात करती है। इससे बीजेपी का दोहरा चरित्र सामने आ रहा है और इसके साथ ही उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। सैनिकों ने जो इस समय काम किया वो निश्चित देश को गौरवान्वित करने वाला काम है, लेकिन कुछ ये जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, इनके मंत्री हैं, वो जो हमारी देश की बेटी है, जो हमारे सेना का गौरव है, सोफिया जी, उन्हीं के लिए ये प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आतंकवादियों की बहन को हम लोगों ने वहां पर भेज दिया और उन्हीं से हमने एक युद्ध करवाया, उसकी जो भी बागडोर उन्होंने संभाली। तो इस प्रकार के जो वर्ड ये भारतीय जनता पार्टी के नेता मंत्री कह रहे हैं, ये बिल्कुल भी शोभा नहीं देता। ऐसे मंत्री को तुरंत बर्खास्त करना चाहिए और उनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा कायम करना चाहिए। सैनिक सम्मान यात्रा तो निश्चित तौर पे सैनिकों का सम्मान है, उन्होंने हिंदुस्तान का गौरव बढ़ाया है, लेकिन ऐसी यात्रा जो ऐसी पार्टी निकाल रही है जिनका दोहरा चरित्र है, वो कहते कुछ है और कुछ और है और करते कुछ और है। सबसे पहले इनको अपने मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। निश्चित तौर से तब सेना का गौरव बढ़ेगा और सैनिकों का और जो हमारे देश की बेटी है उसका भी। वहीं ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर हरिद्वार पुलिस ने तिरंगा रैली निकाली और साथ ही रोशनाबाद पुलिस ऑफिस से शुरू हुई तिरंगा बाइक रैली रानीपुर मोड़ तक निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में पुलिस के अधिकारी, पुलिसकर्मी और अन्य सामाजिक संगठनों से जुड़े लोग भी शामिल हुए। सभी बाइक सवारों ने हाथ में तिरंगा झंडा लेकर भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाए। रैली के दौरान माहौल पूरी तरह से देशभक्ति के रंग में रंगा में नजर आया।
हमारी जो इंडियन आर्मी है, पूरी भारतीय सेना के सम्मान में एक तिरंगा यात्रा हरिद्वार पुलिस द्वारा निकाली जा रही है, जिसमें एएसपी सदर और हमारे रानीपुर कोतवाल और सीपीयू इंस्पेक्टर हितेश, इन सब के काफ़ी अहम योगदान के द्वारा और सहयोग के द्वारा इस रैली को निकाला जा रहा है। और इसमें हम चाहते हैं कि सभी जागरूक भी हो और अपनी जो हमारी आर्मी है उसका सम्मान करें। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के मार्गदर्शन में 11वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2025 उत्तरकाशी में हर घर योग धूम की स्पीच पर बनाया जाएगा। आपको बता दें कि इस बार की थीम हर घर योग रखी गई है और साथ ही 1 मई से 21 जून 2025 तक विकास खंड और ग्राम पंचायत स्तर पर विविध योग गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं, जिनमें सामूहिक योगाभ्यास, योग प्रतियोगिता, मैराथन, भाषण, चित्रकला प्रतियोगिता, विशेषज्ञ व्याख्यान आदि सम्मिलित है। जैसे कि आप लोगों को पता ही है 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है ना। इस कार्यक्रम को इस बार जो है 1 मई से 21 जून तक चलाया जा रहा है। तो आज का जो ये कार्यक्रम है ब्लॉक स्तर पर है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है, जिसके उपलक्ष्य में हमारे ज़िले में यह कार्यक्रम 1 मई से 21 जून तक करवाया जाएगा। यह कार्यक्रम हमारे चिकित्सालय स्तर पर, ग्राम स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर करवाया जा रहा है। इसी के संदर्भ में आज डुंडा ब्लॉक में यहाँ पे राजकीय इंटर कॉलेज डुंडा में यह कार्यक्रम करवाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में सभी व्यक्तियों को, छात्रों को और आम व्यक्तियों को हमारे योगा सिखाया जा रहा है, जिसमें आसन, योग, प्राणायाम, यौगिक क्रियाएं आज संपन्न की जाएंगी। इसी के साथ धन्यवाद। तो वहीं उत्तराखंड आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय में बीएएमएस छात्र छात्राएं रिजल्ट न जारी होने को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। बिना काउंसलिंग दाखिले वाले छात्रों के नतीजे कोर्ट के आदेश पर रुके हुए हैं। छात्रों का कहना है कि परीक्षा हो चुकी है, अब भविष्य दांव पर है। रिजल्ट घोषित कर आगे की पढ़ाई चालू रखने की मांग उठाई जा रही है। तो वहीं उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम में 2012 से 2018 के बीच निर्माण कार्यों में 136 करोड़ रुपए का घोटाला सामने आया है। वहीं अब इस घोटाले की जांच को लेकर आईजी गढ़वाल ने विशेष जांच दल गठित कर दी है। वहीं इस पर जानकारी देते हुए गढ़वाल आईजी ने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। देखिए, इसके एक प्रकरण आया था कि यूपी राजकीय निर्माण निगम के द्वारा जो जितने भी टेंडरिंग प्रोसेस हुए थे, जिन्होंने काम किए थे, उसमें एक बहुत गड़बड़ियां आई थी, जिसकी शासकीय स्तर पे भी जांच हुई थी। और शासकीय स्तर पे जांच होने के बाद में संबंधित के विरुद्ध में नेहरू कॉलोनी में मुकदमे पंजीकृत किए गए थे, जो लगभग 136 करोड़ की राशि की, जिसमें गड़बड़ियों के प्रथम दृष्टया प्रमाण मिले थे। तो इसको देखते हुए हमारे नेहरू कॉलोनी में ये एफआईआर दर्ज की गई थी। उसको हमने रिव्यू किया। रिव्यू के पश्चात में मैंने रेंज स्तर पे एक स्पेशल एसआईटी का गठन किया है, जिसका पर्यवेक्षण जो है वो एसपीसीटी द्वारा किया जाएगा। ये एसआईटी नियमित रूप से प्रभावी ढंग से कार्रवाई करना शुरू कर दिया है। अभी प्रारंभिक दौर पे हम लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स थे वो सबको अपने एसआईटी को ट्रांसफर करवा दिया है। वहीं प्रदेश में मेयर और नगर आयुक्तों के विवाद के बीच बीजेपी विधायक विनोद चमोली का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से सोचता है और बोर्ड अपने हिसाब से सोचता है। साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। किन परिस्थितियों में हो रहा है वो मेरे लिए समझना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि मैं भी काफ़ी लंबे समय तक नगर निकायों से जुड़ा रहा हूँ। सभासद भी रहा, चेयरमैन भी रहा और मेयर भी रहा 2 बार। तो कई विषयों को लेकर कई बार एक मत नहीं भी हो पाते हैं, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन अपने हिसाब से सोचता है और बोर्ड अपने हिसाब से सोचता है। लेकिन वो इस सीमा तक चला जाए तो ये ठीक नहीं है। इसको ठीक करना चाहिए। इस पर पहली जिम्मेदारी मेयर की बनती है कि मेयर को, अधिकारियों को थोड़ा सा टैकल करना चाहिए।
बढ़ेंगे आगे। गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है और इसी गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार की ओर से नमामि गंगे मिशन की शुरुआत भी की गई। एक ऐसा मिशन जो गंगा को प्रदूषण से बचाने और उसकी पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है। और इसी मिशन के तहत ऋषिकेश और मुनि की रेती क्षेत्र में 38.5 MLD की कुल क्षमता वाले 3 STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं। देखिए इस खास रिपोर्ट में। ऋषिकेश गंगा किनारे बसा एक ऐसा शहर जहां आस्था, योग, एडवेंचर और प्रकृति का अनोखा संगम देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ की पहचान सिर्फ धार्मिक या पर्यटन तक सीमित नहीं है। यहाँ बहने वाली गंगा नदी करोड़ों लोगों की आस्था और जीवन का आधार है। इसी गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए भारत सरकार द्वारा नमामि गंगे मिशन की शुरुआत की गई। एक ऐसा मिशन जो गंगा को प्रदूषण से बचाने और उसकी पवित्रता को बनाए रखने की दिशा में काम कर रहा है। इसी मिशन के तहत ऋषिकेश और मुनि की रेती क्षेत्र में 38.5 MLD की कुल क्षमता वाले 3 STP यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किए गए हैं, जबकि 8.0 MLD और 300 KLD के 2 STP प्रस्तावित हैं। मां गंगा को स्वच्छ रखने की नमामि गंगे मिशन की प्रतिबद्धता के अनुरूप वर्ष 2020 में ऋषिकेश के चंद्रेश्वर नगर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित किया गया। इस प्लांट की क्षमता है 7.5 MLD, यानी ये हर दिन करीब 75 लाख लीटर गंदे पानी को उपचारित करता है जो शहर के घरों से निकलता है। MBBR यानी मूविंग बेड बायोफिल्म रिएक्टर तकनीक पर आधारित ये सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट भविष्य की सोच और पर्यावरणीय जिम्मेदारी का प्रतीक है। इस प्लांट को और भी खास बनाता है इसका डिजाइन। ये भारत का पहला ऐसा 4 मंजिला STP है जो केवल 900 वर्ग मीटर से भी कम क्षेत्र में स्थापित किया गया है, यानी सीमित स्थान में अधिकतम कार्यक्षमता इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। इस प्लांट में उन्नत जल शोधन तकनीकें अपनाई गई हैं, जो गंगा में गिरने वाले अशुद्ध जल को पूरी तरह उपचारित करती हैं। यहाँ की तकनीकें न केवल पर्यावरण को सुरक्षित बनाती हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ियों को स्वच्छ जल और स्वच्छ गंगा की सौगात भी देती हैं। जो भी गंदे नाले नदी की तरफ प्रभावित हो रहे थे, उन्हें इंटरसेप्शन डाइवर्जन स्ट्रक्चर तैयार करके और सीवेज लाइन के माध्यम से उन्हें STP की तरफ डाइवर्ट किया गया। जहां STP बनाने की आवश्यकता थी, वहां पे STP निर्माण करके जो भी नदी नाले का सीवेज था उसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के माध्यम से ट्रीट कर, मानकों के अनुरूप ट्रीट कर, उसके बाद ही गंगा में निस्तारित किया जा रहा है, जिससे गंगा की पवित्रता, स्वच्छता बनी रहे, निर्मलता बनी रहे। यहाँ एक आधुनिक लेबोरेटरी भी बनाई गई है, जहाँ विशेषज्ञ हर दिन इनलेट एंड आउटलेट ट्रीटेड वेस्ट वाटर के पैरामीटर्स की जांच करते हैं। इसका पूरा डाटा ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम के जरिए अपडेट किया जाता है, जिसकी निगरानी केंद्रीय व राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, NMCG, SMCG और अन्य संस्थाएं नियमित रूप से करती हैं। हमारी इन हाउस लैब रिपोर्ट्स भी है, इन हाउस हम लैब टेस्टिंग करेंगे और CPCB, UKPCB वो भी चेक करते हैं जो स्टेट PCB है। इसके अलावा थर्ड पार्टी रिपोर्ट्स भी कराई जाती हैं NABL जो एग्रीगेटेड लैब्स हैं उनके थ्रू, ताकि इंश्योर किया जा सके कि जो हमारे जो क्वालिटी है वो हमारी सही है डिस्पोज करने के लिए। नमामि गंगे मिशन के तहत बनाया गया ये STP सीवेज और कचरे के प्रबंधन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, जिससे न केवल गंगा नदी को प्रदूषित होने से रोका जा रहा है, बल्कि स्थानीय लोगों को भी स्वच्छ पर्यावरण का लाभ मिल रहा है। और जब ये नाला था तो बहुत गंद फैला रखा था, कचरा बहुत जाता था इसमें, और जब से ये STP प्लांट बना हुआ है तब से काफ़ी सुधार है। जब से ये प्लांट लगा है, गंगा की यहाँ पे स्थिति बहुत सुधार हुआ है, पहले से बहुत अच्छी हो गई है। और
प्लांट तो चल ही रहा है, 2020 से लगातार काम कर रहे हैं, जो प्लांट को ऑपरेट करने वाले लोग हैं सब बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन सिर्फ प्लांट लगाने से ये चीज़ें हल नहीं होगी। आम लोगों को भी, जनमानस को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी कि नाले तो हमने अपने घर का कचरा नाले में डाल दिया, वो ये एसटीपी कहाँ तक उसे साफ करते रहेंगे। लोगों को भी तो वो चीज़ समझनी पड़ेगी ना कि हम कचरा थोड़ा कम करें, प्लास्टिक ना पानी में डालें। ऋषिकेश का ये एसटीपी प्लांट सिर्फ एक तकनीकी परियोजना नहीं, बल्कि गंगा की निर्मल धारा को बनाए रखने की एक सशक्त कोशिश है और इस कोशिश का परिणाम साफ तौर पर देखा जा सकता है। इसीलिए नालों में सूखा कचरा ना डालें और गंगा किनारे किसी भी प्रकार की गंदगी ना फैलाएं, क्योंकि स्वच्छ और सुरक्षित गंगा ही समृद्ध राष्ट्र का आधार है। गंगा की निर्मलता हमारी सांस्कृतिक विरासत ही नहीं, आने वाली पीढ़ियों के लिए एक जिम्मेदारी भी है। तो आइए हम सब मिलकर इसे निभाएं। और फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जनता टीवी पे लगातार जारी है। नमस्कार।